नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे दूसरे चरण का दंगल। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा के दूसरे चरण के लिए वोटिंग चल रही है। पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की मुस्लिम बहुल सीटों पर मतदान का ये दौर है, जिसमें 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर की 55 सीटों पर 586 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुस्लिम बहुल सीटों के चलते दूसरा चरण बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैली के जरिए मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की 55 सीटों में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। हालांकि बहुजन समाज पार्टी को इस इलाके में निराशा हाथ लगी और एक ही सीट पर जीत नहीं मिली थी। इस बार यहां पर सपा और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपने को मुसलमानों की हिमायती कहने वाली एआईएमआईएम भी चुनाव मैदान में है। इन हालातों में बन रहे कैसे चुनावी समीकरण, किधर जाता दिख रहा जनमत, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हम आपको बता दें कि निश्चित तौर पर यूपी की सियासत में ये 55 सीटें महत्वपूर्ण है। पहले चरण में भी हम देखें और ये दूसरा चरण भी हम देखें तो निश्चित तौर पर जो जातिगत समीकरण की बात हमेशा आई है, वो वाकई में इस बार बहुत फोकस्ड होगा कि मुस्लिम बहुल सीटें हैं देखिए सबसे ज्यादा, और एआईएमआईएम की बात करें तो वो भी मैदान में है। सपा और रालोद इस बार साथ में हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो एक विभाजन होगा, या वाकई में ये जो सीटों का बंटवारा क्या हो सकता है, क्या वोटिंग परसेंटेज इधर से उधर खसकेगा, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है कि जनता आखिर क्या सोचकर वोट कर रही है। चलिए और कुछ प्रत्याशियों के नाम हम आपको बता दें जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। धर्मपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आंवला से, आरके शर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आंवला से। पिछली बार आपको बता दें कि बिलसी से बीजेपी के टिकट पर जीते थे, इस बार सपा के साथ हैं। एक फैक्टर और बहुत काम किया है, इस बार दल बदल भी बहुत हुआ है। बहुत सारे लोग सपा के साथ गए हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, कुछ सपा के लोग भी आए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक जो अदला बदली की बयार चली है, उस पर भी हमने चर्चा की थी कि कितना प्रभाव पड़ेगा, पर अब उसका एक्चुअल फैक्टर जो है वो अब देखने को मिलेगा कि इस बदलाव से कितना फर्क पड़ा। कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं और इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों में सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। जनता लगातार वोट कर रही है, सुबह से ही वोटिंग चल रही है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है। चलिए और मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सपा का पक्ष रखने के लिए कपिल मुनि यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल मुनि यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में हमारे साथ बीएसपी का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी जुड़ेंगे। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाहती हूँ। बहुत सीधा और सटीक से सवाल। हमेशा से जो खबरें हैं, जो हमेशा ये बातें आती हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं और वहां की जो सीटें हैं, वहां का जो वोट है वो सपा को बहुत फायदा पहुंचाता है, इस बार कितना बदलाव देखें? देखिए, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ये आम समझ है कि वहां पे समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा होता, ये एक आम विचार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में जो भारत सरकार की योजनाएं हैं और जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, उनका लाभ जन तक पहुंचाया है, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी वर्ग विभाजन के। तो हमारा जहां तक विचार है कि जो इन योजनाओं से लाभान्वित वर्ग, जो जिस तक ये इन योजनाओं का लाभ आजादी के 70 सालों बाद हमारे शासन काल में पहुंचा है, इसका पूर्व में एक प्रयोग हम देख चुके हैं कि हमें उन इलाकों से भी मत मिले थे जहां से
हमारे विरोधी या हम भी ये उम्मीद नहीं करते थे कि यहाँ को भारतीय जनता पार्टी को मत मिलेगा। इसलिए ये लोगों को भावनाएं दिमाग से में नहीं रखनी चाहिए कि ये मुस्लिम इलाके यहाँ भाजपा को मत नहीं मिलेगा। हमारे लोग वहां भी जाते हैं, हमने वहां भी काम किया है, वहां भी हमने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, वहां भी हमने उज्ज्वला योजना में गैस बांटी, वहां भी हमने बिजली का कनेक्शन दिया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो सारा से हमें वहां पे अपने प्रत्याशी का समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए विवेक जी मैं वापस आती हूँ। कपिल मुनि यादव जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आम एक विचारधारा वाली बात बता रहे हैं विवेक जी की कहा जाता है ऐसा कि सपा को मुस्लिम बाहुल्य सीटों से फायदा मिलता आया है। इस बार थोड़ा सा मुझे क्रेडिट इसलिए जाता दिख रहा है क्योंकि रालोद के साथ हैं आप, और अभी तक की जितनी बातें आई हैं या जितने मुद्दों पे बात की गई है, इन सीटों का यदि हम पुराना रिकॉर्ड भी उठाकर देखें तो क्या लगता है कि वाकई में ये एक साथ जाएगा या इस बार बदलाव की बयार है? जी देखिए, जहाँ तक दूसरे चरण का मतदान आज हुआ है, संपन्न होने को है लगभग, तो उसमें निश्चित तौर पे पिछली बार समाजवादी पार्टी जो सीटें मिली थी, जिन 55 सीटों पे चुनाव हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि 40+ सीटें मिलेंगी। उसके पीछे कारण ये है कि 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लगभग 5 साल पूरा कर चुकी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसे उन्होंने डबल इंजन का नारा दिया था। उस डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा के रह गई, जनता के मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी 2 चीजों से डरती है, एक तो किसान से डरती है जो साबित हो गया, और दूसरे चुनाव से डरती है। तो इस चुनाव में किसान इनके खिलाफ चला गया है, क्योंकि 13 महीने कड़ा आंदोलन करने के बाद और 700 से अधिक किसानों की शहादत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अब हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन्होंने किसान बिल को वापस लिया। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया। उसके साथ साथ वापस लेने के साथ किसानों से कुछ शर्तें थी, कुछ बातों पे इनका आंदोलन समाप्त हुआ था। समाप्त नहीं कहा जाए, स्थगित किया गया था कि हमारी ये शर्तें हैं, इसको आप मान लेंगे 15 दिन के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे भी कोई काम करने का फैसला नहीं लिया। उसके बाद बीच में ही अजय मिश्रा टेहनी का एक प्रकार आता है लखीमपुर में, जो वो आंदोलनरत किसानों के ऊपर धार चढ़ा देते हैं, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हो चला था कि अब हमारी नैया डूबने वाली है। लगातार किसान ये मांग करते रहे कि जो मृतक किसान है उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, उन्हें 50-50 लाख मुआवजा दिया जाए, और उसके बाद अजय मिश्रा टेहनी को बर्खास्त किया जाए। लेकिन किसानों की मांग को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस मोह में डूबी हुई है। हमें तो लगता है भारतीय जनता पार्टी केंद्र का जो नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश में वर्तमान नेतृत्व को ही समाप्त करना चाहता है। नहीं तो इस बीच में इतना बड़ा जो है कि किसान विरोधी जो फैसला आया, अजय मिश्रा टेहनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी जाती है। और इस बार का चुनाव मुद्दों का चुनाव है। ये जो लाभ की बात कर रहे हैं, लाभ कौन पाया है? महंगाई इतनी चरम पर है, इधर 4 महीने से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, इस नाते नहीं बढ़े कि चुनाव ये कहते थे महंगाई हमारे हाथ में नहीं है। डीजल के दाम बेतहाशा बढ़े, खाने के तेल, कड़ू के तेल जिसको हम लोग यूज करते हैं उसके दाम बेतहाशा बढ़े। तो इस बार का चुनाव मुद्दों पर है। और पिछली बार आईएलडी हमारे खिलाफ लड़ी थी, तो आईएलडी हमारे साथ है, तो निश्चित तौर पे हमें उसका साथ मिलेगा और उस आईएलडी के गठबंधन का हमको लाभ मिलेगा। आज जो मुद्दे हमारे हैं, हमने एनपीएस को खत्म करके ओपीएस लागू करने की बात कही है, हमने जो है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही, हमने किसानों को चाय की बिजली फ्री देने की बात कही, हमने 10 लाख नौकरी देने की बात कही है, हमने 22 लाख रोजगार देने की बात कही है, हमने लैपटॉप बांटने की बात कही है। तो निश्चित तौर पर हमारे मुद्दों से जनता कनेक्ट अपने आप को करती है। वो अब जान चुके, उसने 3 बार देखा, उसने 3 बार, एक बार बसपा को मौका दिया, सपा को मौका दिया, भाजपा को मौका दिया। अब वो मूल्यांकन करे कि 3 बार फुल सेट की सरकार देने के बाद कौन सी पार्टी हमारे मुद्दे को अपने एजेंडे में ला रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की कथनी करने में कभी कोई अंतर नहीं रहा। समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया। इससे विश्वास करते हुए जनता इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन को ही वोट देने जा रहे हैं और पूर्व बहुमत की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं जनता जनार्दन का नतीजा क्या होगा। राजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी राजीव जी, अब पुराना रिकॉर्ड देखें यदि हम, तो बहुत ज्यादा फायदा बसपा को नहीं मिला था, और इस बार जितनी बातें की गई हैं, एक लंबा समय हो जाता है। देखिए इलेक्शन जब आते हैं तो क्या लग रहा है, कितनी उम्मीदें हैं? देखिए राकेश जी, चुनाव जो हो रहा है
हमारे सारे मित्र बैठे हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुन रहा था, ये बार बार चुनाव से पहले तो विकास की बातें करते थे, लेकिन पिछले 15 दिनों से जो चुनाव हो रहा है उसको आप अच्छी तरह से कवरेज कर रहे होंगी। एक भी कोई बड़ा से छोटा नेता, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, गर्मी, चर्बी, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो मुद्दों पे ये कह रहा हो कि हमने बहुत विकास कर दिया है, इस नाते आप हमको वोट दे दीजिएगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो। हमारी दल के नेता ने एक स्वच्छ राजनीति जिसको कहते हैं उसको करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हम तो न तो कोई वादा कर रहे हैं, झूठे जुमले वादे से दूर रह के हमारा शासनकाल अगर 2007 से 12 के बीच में आपको पसंद आया हो तो उस शासनकाल को देखते हुए आप हमको वोट करिए। और उस नाते आपको ये जान करके खुशी होगी, या राकेश जी मैं बता दूं, जिस तरह से मीडिया ने चुनाव से पहले बसपा को आकलन कर रही थी या तौल रही थी कि नहीं बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है। आज आप कहें न कहें, हम दावे से कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय लड़ाई में, चाहे फर्स्ट फेज का चुनाव हो या सेकंड फेज का चुनाव हो, दोनों फेज के चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई में है। और अच्छी खासी संख्या में, जो पिछले बार नहीं हम सीट पाए थे उससे बहुत ज्यादा संख्या में हम प्रदर्शन करेंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये तो बात मान के चलिए उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 2 फेजों में। ठीक है विवेक जी, मुझे लगता है एक बात तो वाकई में बिल्कुल सही है, इस पूरे प्रचार प्रसार के दौरान और जैसे जैसे फर्स्ट चरण की जब वोटिंग आ रही थी उसके पहले भी वो हो गई और उसके बाद भी दूसरे थी, ऐसे करके बहुत सारे चरण हैं जब हमें अभी देखने हैं। और मुझे लगता है कि विकास की बातें जो हो रही थी, जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, वो वाकई में बहुत पीछे चली गई हैं। और अब तो कहते हैं ना कि आप कितना ही कुछ कर लीजिए, एंड मोमेंट पे वही सब काम आता है जो हमेशा से आता गया है, चाहे वो जातिगत समीकरणों की बात हो या कुछ और कह लीजिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत करीब से इस इलेक्शन को देखा है, सुना है लगातार। जो लखनऊ की जनता है, अभी हमने परसों भी वहां के लोगों को सुना, यूपी की जो जनता है उनको सुना, उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको कोई मतलब नहीं है, योगी हो, अखिलेश हो, अन्य दल हो, कोई भी हो, उन्हें ये लगता है कि जो जनता से जुड़ी हुई चीज है या उनको मूलभूत सुविधाएं जो उपलब्ध करा देगा और धरातल पर वो काम दिखेगा, रोजगार उनको मिल जाएगा, 2 वक्त की रोटी सुकून से उनको मिल जाएगी, वो उसको साथ देंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कौन किसको बोल रहा है, कौन किसको ठंडी गर्मी बता रहा है, कौन किसकी गर्मी निकाल देगा, कौन लोकार्पण कर रहा है, कौन एक्सप्रेसवे बना रहा है। वो तो देखिए एक पूरे यूपी के विकास की बात आई, लेकिन जनता के विकास की बात, रोजगार की बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है और वो उन्हीं को चुनेंगे जिन्होंने किया है। आपने जो बात आपने कही उसमें आपने पंक्ति ये जो 2 जून उनकी रोटी जिसके शासन में मुहैया हो जाए, वो कौन सी पार्टी? वो भारतीय जनता पार्टी। बसपा की सरकार में मायावती जी तो बहुत कड़ाई से पेश आती थी, निकलती थी तो जिलों जिलों के कप्तान और एसपी डीएम को सस्पेंड करते जाती थी। जब लखनऊ लौटती थी तो गठरी लेकर से बाहर कर देती थी। और क्या होता था, लखनऊ में सीएमओ की हत्याएं होती थी, लखनऊ जेल के कैमरे बंद करके सीएमओ को निकाल करके मार दिया जाता था, मनोज गुप्ता हत्याकांड जन्मदिन की वसूली के नाम पे होता था। तो उनका अच्छा शासन भी जनता ने देखा है। और हमारे क्षेत्र जो समाजवादी पार्टी के बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। गुंडा राज, माफिया राज, जमीन कब्जा, गायत्री प्रजापति का बलात्कार, मंत्री आवास सबने देखा है, कपिल जी आ रहे हैं। खनन माफिया, ये सारी चीजें देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन भी जनता ने देखा। विवेक जी, लेकिन तमाम विपक्षी दल बार बार ये भी तो कह रहे हैं, या ये जो बातें आ रही हैं, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगी, लेकिन बार बार ये बात आ रही है कि इनके में यदि अपराध था या गुंडागर्दी थी तो आपके यहाँ से भी बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने केस वापस लिए सरकार में आने के बाद, उनका क्या? तो अछूता कौन है? बात सुन लीजिए, हमारे यहाँ जो सरकार में बैठे लोगों ने केस वापस लिए, मंत्री, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री ने, वो मुकदमे इन्हीं लोगों के शासन काल में लगाए गए और उसको एक प्रक्रिया के तहत वापस लिया गया। हमारे मंत्री मुख्यमंत्री इसके तरह मंत्री आवासों बलात्कार करते रहे, नहीं रहे,
उनको न्यायालय ने सजा नहीं दी। मिनिस्टर के ऊपर 302 का मुकदमा कहाँ से आ गया था? और ये जो बात कर रहे हैं इसका तो फैसला जनता को करना। इस शासन में जनता 2 जून की सुकून विरोधी पाई, अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अब्बारी हो, ये तो किसके शासन में जेल की अवका रहे हैं। ये कभी इन पार्टियों की सरकार में आप बड़े समय हो गया आपको एंट्री करते, आप पूछ लीजिए इनसे। मुख्तार अंसारी सत्ता के शासन काल में डीजीपी आप घूम रहे थे। ये ऐसे सुशासन इन लोगों की पार्टियों ने दिए हैं, इससे मुझे पार्टी और सुशासन और शासन की बात नहीं करनी। ये बात हमारी जनता के सामने, जनता जनार्दन है, जनता का फैसला शर्मा पे और जनता खूब बजा करके देखती है और हमारे योगी आदित्यनाथ जी के शासन को देखती है। इसको ये बुलडोजर शासन हमको शासन कहते हैं। तो ये भी किसी शासन में अपराधी शक्ति लगा करके गर्दन में खाने तक खुद गए हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में कहीं देखा नहीं था, योगी आदित्यनाथ शासन में देखा उत्तर प्रदेश में। चलिए एक मिनट में कपिल जी, राजीव जी, 1 मिनट आ रही हूँ। हमारे साथ यूपी से हमारे एडिटर अकील सिद्दीकी जी भी जुड़े हैं। अकील जी, अभी तक की बात करें, कैसा चल रहा है मतदान, कितना उत्साह लोगों में, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, हमेशा ये कहा गया कि सपा को बहुत फायदा मिला है इन इलाकों से, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? उत्तर प्रदेश में भी आज वोटिंग है और उत्तराखंड में भी है, और जिस तरह गोवा में भी मतदान हो रहा है, तीनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी है। मनोहर पर्रिकर जी यहाँ के प्रदेश प्रभारी रहे हैं और धामी उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं लखनऊ से शिक्षा भी ली, इनका भी लगाव है, और उत्तर प्रदेश में यहाँ पर भी मतदान है। तीनों का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी से हम ले लेते हैं कि क्या लगता है जो बाहुल इलाका, मुस्लिम इलाका, चाहे उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का हो या गोवा का भी हो, गोवा में कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस से हमारे साथ भी है विजय जी, क्या लगता है आपको कि वहां जो मुस्लिम बहुल इलाका वो कुछ इफेक्ट डालेंगे इस बार चुनाव में? अब की इफेक्ट जो है वो मुद्दे डालेंगे, जो आम आदमी से जुड़े मुद्दे होते हैं वो मुद्दे इस चुनाव में हम देख रहे हैं हावी हो रहे हैं। कहने कोई कहता रहे कि वो देखिए, पहला चुनाव जीता गया था हर हर मोदी, घर घर मोदी पे, फिर दूसरा चुनाव जीता गया था ये मंदिर के नाम पे, फिर तीसरा चुनाव पुलवामा पे जीता गया, फिर ये चुनाव जो जीते गए ये एक अलग किस्म की सोच से जीते गए। अच्छा, उससे पहले सरकारें थी, वो कुछ ऐसा, एक चुनाव जीता गया प्रदेश का, पलायन पे जीता गया। हालांकि इतने बड़े प्रदेश में अगर एक आध जगह पर थोड़ा बहुत कुछ हुआ था तो वो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, लेकिन उसको पॉलिटिकल रूप में बना के उसके ऊपर सत्ता बदल गई। अब ये बताइए हमको, अगर देश का गृह मंत्री बड़े कद का बड़ा लीडर होते हैं, बड़े भारी होते देश के, अगर वो उत्तराखंड में ये कहें कि हरीश रावत ऐसे सीनियर लीडर को, जो बहुत बड़े लीडर है पहाड़ के वो, और बड़े सब और सज्जन लीडर हैं, उनको अगर ये गृह मंत्री कहें अपने भाषण में कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो हरीश रावत जी ने भी कहा कि पहाड़ के विकास में, पहाड़ की भलाई में हम काट भी सकते हैं। क्या इतने बड़े गृह मंत्री को क्या और कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, जबकि उनकी सरकार है, जबकि उनका नौजवान मुख्यमंत्री है, और उन्होंने अपने 3 मुख्यमंत्री बदले क्यों? कई मुख्यमंत्री, अब तो प्रयोग पूरा बीजेपी ने किया, वहां पर एक से एक सीनियर भी दिए, अब तो जूनियर है। उत्तराखंड में कहीं ना कहीं बेचैनी और पैनिक हो रहा है बीजेपी में। पैनिक क्यों हो रहा है? जो लखनऊ में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, वही पैनिक, वही उलझन बीजेपी की सेम उत्तराखंड में है। चारों ध्रुव इस समय सीनियरिटी का एक अपना अलग मतलब होता है। पद पे तो आप किसी को बैठा दो, वो तो एक अलग बात, जो पद होता है सीएम है, अब धामी जी सीएम है, लेकिन जो अलग अलग एक साल 2-2, 6-6 महीने बाद जो हटाए गए, उनके भी तो अपने नाम है, उनके भी तो अपने लोग हैं, उनके तो अपने तरीके हैं, उनके भी तो अपने सिस्टम है। वो सिस्टम उलझ गया है उत्तराखंड में। उसी उलझे उस सिस्टम को योगी, ये गृह मंत्री जी सुलझा नहीं पा रहे, इसलिए उनके मुंह से निकल रहा है कि वो गोभी कुत्ता। अरे ये अपने घर में देखिए ना, तो कहीं ना कहीं वहां पर उत्तराखंड में ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी क्राइसिस में है। कांग्रेस की भी सरकार वहां रही उत्तराखंड में, किस नजर से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की कनेक्शन रहा है उत्तराखंड से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है जो अलग हुआ, किस नजर से देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड को बनाने और उसके विकास के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा रोड मैप बनाया, पर एक विभेदता आई, और उसके बाद से आपने देखा कि लगातार जनता के बीच में आक्रोश पैदा किया गया, ऐसी बातें की गई, चाहे महिला स्मिता पर एक मुख्यमंत्री सवाल उठाते थे। अभी भाई साहब ने कहा
कि बड़े नेता होकर अपने कद अपनी गरिमा को बनाने के बजाय राजनीति में जो जिस तरह गिरावट देखने को मिली उत्तराखंड के लोगों को, ये नागवारा है। उत्तराखंड के लोग ईमानदार और मेहनती होते हैं और उनको समझ में आ रहा है कि उनके विकास के, उनके उत्थान के लिए किस सरकार ने काम किया। और आज फिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा रहा है। अभी आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां गई थी, चाहे वो मैदानी एरिया हो, चाहे पहाड़ी हो, गढ़वाली कुमाऊं, सभी जगह पर बड़ी जबरदस्त कांग्रेस की और आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव आज पहला मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से सटा हुआ है। तो ऐसे में जो मुस्लिम बाहुल इलाका है वो वोट बैंक कहां देख रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ सबसे ज्यादा गया था। ये जो दलित वोट है वहां पर गुर्जर वोट है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला उसने लिया था। इस बार क्या लगता है, जिस तरह वोटिंग परसेंटेज सबसे तेजी से हो रही है आज के दिन? देखिए, दोनों प्रदेशों की सामाजिक स्थितियां अलग अलग हैं। आज जो ये क्षेत्र है ये लगातार उत्पीड़न का, जिसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न अति पिछड़े दलितों का हुआ है और ये इसमें दलित बहुल एरिया भी है और मुस्लिम तो करीब 40 से 50% तक तमाम सारी सीटों पर है। इनको भी एक भय का माहौल है, वातावरण बनाया गया है। जिस तरीके से आपने कागज को नाम पर जिस तरह से समाज को बांटने और कानून को तोड़ने वाली भाषा का प्रयोग किया है सरकार में रहते हुए गृह मंत्री ने, लोगों को में डर का माहौल पैदा किया और लगातार एक वर्ग को डरा करके वोट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति जो करने की कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए, ये एजेंडा उनका अब की बार पूरी तरीके से फेल हो गया। क्या लगता है सर आपको कि ये बयानबाजी से कुछ फर्क पड़ेगा? अखिल जी आप अपनी चर्चा जारी रखिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में भी हमारे मेहमान मौजूद हैं, कुछ कहना चाह रहे थे राजीव जी काफी देर से, बोलिए, अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, हम लोग चर्चा ही उसी चर्चा को उस विषय पे ले जाना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी पसंद करती है। देखिए, इस समय चुनाव जो है मुद्दों का चुनाव है। आप पश्चिम से ले लीजिए, जिस दिन से चुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को एकदम कर कमलों से प्रणाम किया जाए कि इस जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और नकारा बड़ी बेसब्री से उससे नकारा है कि भारतीय जनता पार्टी हर जिले में, हर विधानसभा में जाकर के इनके बड़े से बड़े नेता किसी तरह से एक जो भाईचारा है उसको खंडित करने का प्रयास करते रहे कि भाईचारा खंडित हो, जिससे वोटों का पोलराइजेशन हो। लेकिन जो किसान था, जो नौजवान था, जो व्यापारी था, जो आपका रोजगार मांगने वाला व्यक्ति था, जो पेशे से सब तरह से कार्य करके परेशान है इस समय, वो लोग ये अभी हम मित्र को सुन रहे थे कि 5-5 किलो गेहूं दे दिया। अरे भाई, 5 किलो आप गेहूं दे दिए, 100 रुपए पेट्रोल कर दिए, 90 रुपए डीजल कर दिए, कड़ुआ तेल 200 रुपए कर दिए। पिछले हफ्ते कड़ुआ तेल सस्ता हुआ था, फिर 80 रुपया में चला गया कड़ुआ तेल। तो क्या जनता इन चीजों से, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, इनसे जूझ रही है जनता, और जूझते जूझते उस मुकाम पे आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, इनके सामने तो नहीं लेकिन पीठ पीछे वो कहने का मजबूर है कि भाई साहब, 2 चीजों से तो बड़ा परेशान है, एक बेरोजगारी से परेशान हो गए और दूसरे महंगाई से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का, हमारे दल का कंट्रोल नहीं है। राखी जी, बहुत धन्यवाद इस उत्तर प्रदेश की जनता की कि 2 चरणों में ये मुस्लिम और हिंदू का जो सामंजस्य है लगभग बराबर का है, उसमें इन्होंने आग लगाने का प्रयास किया। लेकिन इस जनता को प्रणाम करते हैं कि ये जनता जो है इनकी आग और पेट्रोल को बड़ा दूर उठा के पानी के अंदर फेंक दिया और एक साथ एक प्लेटफार्म पे आकर के वोट किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी आज परेशान है। और भारतीय जनता पार्टी परेशान ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की विदाई की आज दूसरी कील है और तीसरे चरण में तीसरी कील होगी। भारतीय जनता पार्टी का तीसरा चरण आते आते विदाई हो जाएगा। इस तरह की वोटिंग हो रही है। आज ना हिंदू है ना मुसलमान है, आज वो भूखा व्यक्ति है, आज वो गरीब व्यक्ति है, आज वो लाचार व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी से पिछले 5 सालों से अपनी हक की लड़ाई करते करते लाठी पीठों पे खाया जाके 5 कालीदास मार्ग पे 100 दिन बच्चे इस उत्तर प्रदेश के धरना देते हैं। किस लिए भाई? अपनी नौकरी और पैसे के लिए। वो आप नहीं देते हो, वो चीजें जान करके जनता ने वोटिंग किया है और इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। चाहे जो कह ले भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट फेज में खत्म हो गई थी, दूसरे फेज में भी आज भी जिस तरह से वोटिंग चल रहा है भारतीय जनता, और एक चीज मान के चलिएगा कि दूसरा फेज ये नहीं कि 40% मुस्लिम के कारण, उसमें 30% हिंदू भी जुड़ा हुआ है, 70% वोट इनके खिलाफ चल रहा है।
75% और ये 20-25% वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आज के डेट में। बिल्कुल ठीक है। कपिल जी कुछ अपनी बात रखिएगा। इस पूरे प्रदेश में स्वच्छ छवि अगर देखी जाए तो किसी भी दल में नहीं, मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। जिस पार्टी का गृह मंत्री तड़ी पार हो उसकी भाषा क्या अच्छा उम्मीद कर सकते हैं? जिनके मुख्यमंत्री के ऊपर दर्जनों गंभीर मुकदमे दर्ज हों, वो अपने मुकदमे वापस ले लेते हों, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो निश्चित तौर पर इन लोग की जो बौखलाहट है वो सामने मंचों पे इनकी भाषणों के माध्यम से निकल के आ रही है। जनता के सामने गिनाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। आज जनता चाहती है कि आपने 5 साल जो काम किया उस पर हमसे बात करिए और आगे आने वाले दिनों में आप क्या करेंगे। आपका ये भाषण है कि बुलडोजर रुकेगा नहीं, बुलडोजर चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी आएगी तो गुंडा राज आ जाएगा। बिहार में ये कह रहे थे कि जंगल राज आ जाएगा। अरे भैया आप किस दूध के धुले हो? आपका गृह मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सभी पार हुआ, जिनको पर दर्जनों मुकदमे लगे। ये मुद्दों की बात नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने जब पहले शरद यात्रा की शुरुआत किया था संभवतः 10 अक्टूबर को, तब से लगातार ये मुद्दों की बात कर रहे हैं। अपनी उपलब्धियों के ऊपर जो इन्होंने 12 से 17 सरकार चलाई थी उसके बखान कर उससे वोट मांग रहे हैं। आने वाले दिनों में हमारी जो सरकार आ रही है 10 मार्च को, हम क्या करेंगे उसका एजेंडा रख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई एजेंडा नहीं रखा है। इनका एक एजेंडा था किसानों की आय 22 में दुगनी हो जाएगी। आज किसान पूछ रहा है, इनसे रोजगार मांगा। ये आज कह रहे हम 60 लाख नौकरी देंगे, कहाँ गई? ये 5.5 लाख जो नौकरी देने का वादा करते हैं। आज हम भी डिजिटल युग है, पूरा देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान पूछता है कि बाबा जी वो नौकरियां किस साइड पर हैं? तो ये झूठे वादे हैं, जुमले वादों की सरकार है। ये जुमले, इनके जितने वादे सब जुमलों में परिवर्तित हो चुके हैं। अब जनता इनके जुमलों में नहीं फंसने वाली है और जनता मुद्दों पे वोट करेगी हमेशा। बहुत मैं धन्यवाद दूंगा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को। आज 2 फेज में चुनाव हुए हैं, ये बिल्कुल हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे लेकिन नहीं, जनता ने अपने मुद्दों पे ये आत्मसार किया कि कौन सी पार्टी हमारे मुद्दों की बात कर रही, कौन सी पार्टी हमारे भविष्य को सुंदर बनाने की बात कर रही है, कौन सी पार्टी आएगी तो आम आदमी का भला हो सकता है, समाज में समता और संपन्नता स्थापित हो सकती है। तो वो हर जगह जब विचार करती है तो कहीं कहीं समाजवादी पार्टी और गठबंधन की पार्टी को पाती है कि यही एक पार्टी है जो कहती है वो करती, इसकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को लगभग जनता ने सिरे से नकार दिया है। अब केवल ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जनता इससे आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है। जनता को विद्यालय से मतलब है, जनता को हॉस्पिटल से मतलब है, जनता को अच्छे रोड से मतलब है, जनता को कानून व्यवस्था से मतलब है। तो सारे मुद्दे को जब पाती है तो कहीं कहीं समाजवादी पार्टी और गठबंधन को अपने मुद्दों से कनेक्ट हो पाती है। इस नाते पूरे प्रदेश की जनता इस बार समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट देने जा रही है। ठीक है, विवेक जी। देखिए राशि जी, जनता जनार्दन होगी, लोकतंत्र निर्णय जनता का करना है। हम अपने काम के दम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के साथ जनता के लिए जाए। जनता क्या करेगी उसकी भविष्यवाणी के लिए भी सवाल कर रहे हैं। तो इनके लिए जानकारी के लिए बता दूं, जनता इनकी घोषणा पत्र पे भरोसा करने वाली नहीं। इस तरह से इन लोगों ने पूर्व में सरकारें चलाई और जैसा इन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था किसानों को, ऐसी बैंक का कर्जा मांग के जिससे किसी किसान ने कर्ज ही नहीं लिया था, ये सब इसकी खेल जनता देख सकी। तो जनता इनके घोषणा पत्र पर विश्वास नहीं करने वाली, चाहे कांग्रेस के मित्रों चाहे हमारे ये। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें 92% वादों पे अमल किया है, काम किया। और हम अपना जो संकल्प पत्र लेकर के आए हैं तो संकल्प पत्र के माध्यम से हमने आगे के 5 साल का एक दृष्टि दिया है जनता को, ये काम आगे करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे उस संकल्प पत्र से जनता हमको आशीर्वाद देगी। लेकिन विवेक जी, आपको पता है संकल्प पत्र चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, मुझे तो ये बताइए संकल्प पत्र जिस समय पे हम सामने लाते हैं उस पे पूरे कहाँ वादे हो पाते हैं? हम तो पिछला भी उठा के देख लीजिए, क्या उसमें से पूरा हुआ है? मैं सभी पार्टियों के लिए बात कर रही हूँ। संकल्प पत्र में जितनी बातें लिखी होती कभी पूरी नहीं होती। नहीं, पूरे हमने 92% वादों पे काम किया है। हम कांग्रेस की तरह ठोकर खरीदने की तो बात नहीं कर रहे हैं, इन लोगों की तरह हवाई बिजली देने की बात नहीं कर रहे, बिजली मुफ्त की बात नहीं कर रहे। जिस सरकार के समय पूरे प्रदेश में अंधेरा रहता हो वो सरकार कह रही है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उसके वादे पे कौन भरोसा करेगा? समाजवादी पार्टी की सरकार ने केवल 3 जिले बिजली रखी थी,
टावर मैनपुरी राम बाकी डूबा रहता था। इसके मुख्यमंत्री जी बुलडोजर पे क्यों वोट मांग रहे हैं? आप बुलडोजर कपिल जी आ रहे हैं, एक मिनट। हमने अपराधों के मंसूबे के खिलाफ वोट किया है, हमने अपराधों पे हमने आतंकवादियों को सजा दिलाई है। सरकार में भूमाफिया उपज करके लोगों गरीब जनता के प्लाटों पे कब्जा कर रहा है, उनको क्यों नहीं रोक रहे हैं? कहीं तो इसके दिया जाए। कहाँ मांग रहे हो मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश केरल बना रहे हो, जम्मू कश्मीर बना रहे हो, उत्तर प्रदेश को पता न कौन कौन सा राज्य हिंदुओं को कौन कौन से क्या देना चाहते हो आप? उत्तर प्रदेश को जम्मू कश्मीर बनाने चल रहे हो, उत्तर प्रदेश को आप बंगाल बना देते हो, उत्तर प्रदेश को आप केरल बना देते हो। आपके मुख्यमंत्री चिल्लाते हैं। अरे आपके मुख्यमंत्री ये क्यों नहीं कहते कि हमने 5 लाख नौकरी दिया, शिक्षा विभाग में 1 लाख, पुलिस में 1 लाख, इस तरह से बताओगे? लेकिन आप काम पे वोटे नहीं मांग रहे हो, आप तो फसाद पे वोट मांग रहे हैं। आप तो गुंडागर्दी का नाम लेकर के वोट मांग रहे हैं, आप डरा धमका के वोट मांग रहे हैं। आप जनता को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। चलिए उनका वोट विवेक जी, राजीव जी, एक वोट मिनट लेना चाहते हैं। चलिए एक मिनट पब्लिक के अंदर भय पैदा कर रहे हैं आप। ठीक है। अखिल जी के भी साथ कुछ विशेषज्ञ मौजूद है। ओवर टू यू अखिलेश जी। देखिए, जिस तरह ये धमकाने के वोट मांगने की बात आ रही है कि भारतीय सपा आरोप लगा रही है, बसपा आरोप लगा रही है, बीजेपी, वो उसका अलग अलग स्टैंड है, क्योंकि चुनाव में ये घटनाएं होती हैं और ये चीजें बहुत ज्यादा निकल के आती है। हालांकि इस पूरे मसले पे हम खुद ही, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी हैं सुशील दुबे जी, ये बता पाएंगे। जिस तरह अभी इसी बात पे हमारी आपकी चर्चा भी हो रही थी, लेकिन माहौल चुनाव आते आते यही हो जाता है, मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं और इसी सब चीजों पर चुनाव नहीं। अखिल जी अपना प्रतिष्ठित चैनल है, आप ये बताइए, हिंदू नेता, बीजेपी के हिंदू नेता, ऊपर से बड़े मठ के संत, बहुमत की सरकार, 5 साल अपनी दम पे राज किया, अपनी मर्जी से। क्यों नहीं मोदी जी ने कहा कि अगले योगी ही मुख्यमंत्री होंगे? काहे यहाँ पर बीजेपी में इतना वो चल रहा विरोधाभास कि केशव मौर्य के नाम पे होगा, योगी के नाम पे होगा, मोदी के नाम पे होगा, शाह के नाम पे होगा, किसके नाम पे होगा? ये क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा? ये कहीं ना कहीं ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि विकास हमने 5 साल, ये बुलडोजर का क्या मतलब होता है? और बुलडोजर कानपुर के बाद कहाँ इधर गया? पश्चिम में खाली 2 जिलों में बुलडोजर घूमता रहा, बुलडोजर। उसके बाद ये विकास जगह पर अगर ये कहने लगे, कोई मुख्यमंत्री ये कहता, वो भी संत, कि हम गर्मी शांत कर देंगे और सर्दी शांत कर देंगे। कोई कहता गजवा हिंद, ये संत के मुंह से शोभा देता है? ये सब भाषा, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। ये एक हताश, निराश और जो वक्त को देख रहे हैं उनके पॉलिटिकल आदमी की राजनीतिक भाषा है, और इस टाइप की भाषा को प्रदेश स्वीकार नहीं करेगा। और मैं अखिल जी फिर कह रहा हूँ आपसे, मेरा अपना अनुभव कर रहा है कि ये मुद्दों पर चुनाव होगा। पुलवामा पर बहुत हो गया, जय श्री राम पर बहुत हो गया, पलायन पर बहुत हो गया, आतंकवाद पे बहुत हो गया, खालिस्तान पे बहुत हो गया। ये केवल मुद्दों पर चुनाव होगा। जो लड़के मारे, क्या आप लड़कों को बिल्कुल भिखारी बना देंगे, सब कुछ फ्री दे देंगे? तो ये जवान लड़के क्या करेंगे? इन लड़कों का भविष्य, मुस्तकबिल क्या होगा? ये लड़का सोच रहा है, ये लड़का समझ रहा है। और अब की नौजवान बहुत वोट कर रहा है, बहुत वोट कर रहा है। देखिए कोरोना, आप ये कोई कह दे कि लोग भूल गए, ऐसा नहीं कोई भूल गया है। इसीलिए कहीं पर आप देखिए, पूरे चुनाव में, पूरे इंटायर चुनाव में कहीं पर ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, इंटैक्ट वोट पड़ रहा है। देखिए दो अर्थ हैं, सांप्रदायिक चुनाव, हिंदू मुसलमान होना एक अलग चुनाव है। मुसलमान इंटैक्ट किसी को वोट दे रहा है, अलग बात हो गई। इस चुनाव में इंटैक्ट मुसलमान वोट दे रहा है, किसी को दे रहा है, अखिल जी को दे रहा है, मुझे दे रहा है, विकास जी को दे रहा है, एक अलग बात है। लेकिन हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। और जब हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, पहले चरण में नहीं हुआ, दूसरे चरण में नहीं हुआ, तो अब आगे वाले चरण में नहीं होगा। अगर हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो ये मुद्दों पर चुनाव होगा, और मुद्दों पर चुनाव होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या मानते हैं, मुद्दों पे चुनाव होगा तो दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को? देखिए, हम तो मुद्दों पे ही राजनीति करने आए हैं।
हम उत्तर प्रदेश को 32 साल से आप देख रहे हो, 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी, बिजली घरों के हालात खस्ता होते चले जा रहे हैं, सारी चीनी मिलें बेची जा चुकी हैं। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे सपा बसपा भाजपा तीनों बारी बारी आई और लोगों को ठगने के अलावा, वोट धर्म जाति की राजनीति करने के अलावा दिया कुछ नहीं। कृषि उद्योग पूरी तरह समाप्त है। दूसरा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मजबूत जो योगदान था लघु उद्योग, हथकरघा और तमाम सारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज तमाम सारे उद्योग थे, उनको सबको जीएसटी और नोटबंदी ने बर्बाद कर दिया है। तो इन सारी चीजों से लोगों की जेब पे अब डाका पड़ रहा है। अब हिंदू मुस्लिम धर्म जाति की बातें करके आपने सब कुछ किया, आपने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भी आप लोगों की जेब पे डाका डालेंगे तो देश की जनता को, आवाम को इतनी समझ है कि हम आपको राजनीति करने का अवसर दे रहे हैं, पर आप हमारी जेब काटने की राजनीति करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। सर, क्या लगता है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी से कुछ मंत्री समाजवादी पार्टी में आए, सपा से बीजेपी में आए, इस जो घर जो भागम भाग मची रही, और उससे क्या लगता है कुछ जो टिकट अखिलेश ने देने के बावजूद भी काटा लोगों का, बीजेपी में बहुत से मंत्रियों के टिकट कटे, इसमें क्या लगता है आपको, इसे किस नजर से देखते, कितना फायदा नुकसान इन दोनों दलों को होगा? ये अखिल जी, ये जितना चीछा लेदर अब की टिकट वितरण में चुनाव हुआ, चीछा लेदर शब्द कह रहा हूँ, उतना कभी नहीं हुआ। और ये हर पार्टी की गिरती हुई नैतिकता, गिरते हुए संकल्प, गिरती हुई विश्वसनीयता का ये गिर रही है, ये टीआरपी बहुत गिर रही है। और फिर जब भागा दौड़ी शुरू हुई, अब देखिए यहीं पर बात, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, यहीं पर बात आ गई समर्पण की। पहले टिकट दिए जाते थे, पहले लोग टिकट मांगते थे समाज के लिए, विकास के लिए, जनता के लिए। अब लोग टिकट मांगते अपने लिए। अगर ऐसा ना होता तो एक दिन में 3-3 टिकट बदले गए हैं। ऐसे ऐसे भी उदाहरण हैं, पार्टियों ने अभी टिकट दिया दूसरी पार्टी को, फिर कुछ कानाफूसी हुई, काट दिया, फिर चला गया, फिर उसी को दे दिया। ये कोई मापदंड थोड़ी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टियां डरी हुई थी, हिली हुई थी। एक पार्टी डरी हुई थी जय श्री राम से, हिंदूवाद से, एक पार्टी डरी हुई थी माहौल से, एक पार्टी बिल्कुल इस बात पे थी कि हम तो जीत ही रहे, तो उनके टिकट अपने हिसाब से बट रहे थे, वहां से जो भाग के जा रहा था। तो इस अफरा तफरी का ये चुनाव जो हुआ है, लेकिन वोटर ने अपनी समझदारी की है, उसने अपनी वोटिंग अफरा तफरी में नहीं की है। और ये निश्चित पार्टी को सोचना चाहिए, निश्चित 3 लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। एक तो अपराधी को टिकट नहीं देना चाहिए, एक साधु संतों को, मेरा मानना साधु संत मीन किसी धर्म का, पादरी हो, मौलवी हो, मुल्ला हो, मस्जिद का वो मुतवल्ली हो, ये हो, इनको राजनीति में इनका काम है आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना। और दूसरा, बाहुबली को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा, अब की देखिए अब होता क्या है, अगर मान लीजिए सरकार में कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया आंकड़ों में, गिनती में, तो जो गए हैं इनकी आस्था किसी से तो है नहीं। तो अभी भी यह हो सकता है कि जब हो जाए चुनाव तो फिर कोई राजनीतिक समीकरण ऐसे बने कि लोग कहें अरे, हालांकि लग तो रहा है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा अगर हो गया तो यही लोग जो राजनीति की, ये साफ सुथरी राजनीति के जो खरीदने वाले लोग हैं, यही कल को कुछ और भी राजनीति कर। राखी जी, आपका कोई सवाल वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी से या कांग्रेस के विजय जी से? जी बिल्कुल अखिल जी, देखिए क्योंकि निश्चित तौर पर वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि जितना बदलाव देख रहे हैं, काफी कुछ उन्होंने बहुत खुलकर कह दिया है। ऐसे में बस बात यही आती है और यही आकर रुक जाती है कि जैसा कि उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि या तो जातिगत समीकरण फैक्टर काम करेगा या मुद्दे काम करेंगे, और यदि मुद्दे काम करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे वही चीज लगती है कि दावे तो बहुत सारे दल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, सपा भी कर रही है अखिल जी। तो ऐसे में एक माइंडसेट जनता का जो होता है, वो पुराना रिकॉर्ड उठा के मंथन करेगी या इस बार की चीजों को लेकर चलेगी, या सिर्फ मुद्दों को देख रही है कि कौन कितने प्रोमिसेस कर रहा है और कितने करेगा। तो ये चीजें काम आएंगी। बिल्कुल, राखी जी का कहना है कि क्या, जैसे अभी आपने बोला कि मुद्दे काम आएंगे, मुद्दे का चुनाव मुद्दों पे होगा तो नुकसान हो सकता है, तो क्या लगता है कि पुराना इतिहास उठा के जनता चलेगी या वाकई मुद्दों पे जाएगी, फैक्ट पे जाएगी? नहीं, पुराना कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ पुराना नहीं चाहिए राखी जी, कुछ पुराना नहीं चाहिए। मुद्दे मौजूद हैं। किसानों का इतना बड़ा 1 साल का 24 में चलता, अगर ये लोकसभा चुनाव रहा होता। कोरोना का मुद्दा, ये मुद्दा मौजूद है। 6 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर बेरोजगारी का वो आलम है कि आदमी सोच नहीं सकते हैं, अच्छा बेरोजगारी अगर नहीं है तो आप फ्री क्यों दे रहे हैं?
आप क्यों फ्री दे रहे हैं? आप कहिए हम नौकरी दे रहे हैं। पकौड़ा नौकरी थोड़ी होती है, आटो की बिक्री नौकरी थोड़ी होती है, तो उनका अपना बिजनेस होता है। नौकरी कहाँ आप दे रहे हैं? तो ये अपने आप में इतने बड़े मुद्दे हैं, गन्ना किसानों के मुद्दे हैं, MSP के मुद्दे हैं। अच्छा, जो किसान आंदोलन है इससे अलग हटके तमाम मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे हैं जिन्होंने झेला है कोरोना में, अभी कितने दिन हुए हैं। तो यहाँ पर मुद्दों की कमी नहीं। और अब की मैं बता रहा हूँ कि जो तमाम मुद्दे हैं, जैसे अभी GST कहा, एक अभी हफ्ते 10 दिन पहले किसी व्यापारी ने लाइव फांसी लगा के मोदी का नाम लेके, GST का नाम लेके वो किया है कि मैं इनकी जिंदाबाद करता था, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, जहर खा लिया, फिर पत्नी ने जहर खा लिया। तो मुद्दे ऐसे एक मुद्दे थोड़ी हैं। और अच्छा ये बताइए, स्वतंत्र भारत में 5 साल जिसकी बहुमत की सरकार में उत्तर प्रदेश का एक व्यापारी, BJP समर्थक, अगर जहर खाए और लाइव खाए, अब इससे बड़ा मुद्दा फिर और क्या हो सकता है इस जनता के लिए, देश के लिए। और मैं कहता हूँ सरकारों को शर्म आनी चाहिए। अगर कोई एक आदमी जान की कीमत, चाहे एक आदमी 700 मरे, एक ये मरा, लाइव मरा, ऐसे लाइव दिख दो और मरे थे। अगर आदमी इंसान लाइव मर रहा है और आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप GST कलेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी GST से लोग घबरा रहे हैं, तो ये मुद्दे एक दो थोड़ी हैं। आप देखिए, एक प्रतिबद्धता होती है कि मैं इस पार्टी का हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, मैं इस पार्टी का, एक अलग बात है। लेकिन उससे अलग हटके भी, और जब मुद्दे होते हैं और जब वोटर जागता है, तो ना पार्टी ना नेता वो किसी न किसी को रातों रात खड़ा कर देता है। अब की अखिलेश जी की मुकद्दर है, वोटर जाग गया है, इसमें अखिलेश जी का कोई बड़ा लगातार जुड़े हुए हैं कि उन्होंने बड़ी सेवा की, मैं वापस आती हूँ आपके पास। चर्चा आप अपनी जारी रखिएगा। जिस तरीके से राजीव जी, क्योंकि हमारे जो एडिटर हैं अकील सिद्दीकी यूपी से, वो भी वरिष्ठ पत्रकार जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ जुड़े हैं और वो भी वहां से अपने काफी फीडबैक दे रहे हैं। जो बात अभी सामने निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि देखिए, 2 ही चीजें काम करती हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, या तो हमेशा की तरह जातिगत समीकरण काम करेंगे जो हमेशा हम देखते आए हैं, फिर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। दूसरा, मुद्दे। अब यदि मुद्दे काम करेंगे तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं, इस बार बदलाव हो सकता है। और यदि जातिगत समीकरण से चलेंगे तो फिर जैसे तस्वीरें हमने देखी थी, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है पर बहुत बड़ा ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब मुद्दों की यदि हम बात करें तो मुद्दे तो फिर ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए राखी जी, चाहे चुनाव इस बार जातिगत मान लीजिए या मुद्दों के मान लीजिए, एक चीज चुनाव नहीं है कि इस बार धार्मिक चुनाव नहीं है। सबसे बड़ा चीज ये मान के चलिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मोटो होता है, जो सबसे प्रमुख चीज रहता है, भारतीय जनता पार्टी जब वार रूम में बैठती है तो वो एक चीज बनाती, किसी तरह से आग इतना लगाइए कि ज्वलनशीलता ज्यादा हो और धार्मिक ज्वलनशीलता ज्यादा हो। वो चीजें उत्तर प्रदेश के चुनाव में कम से कम कहीं किसी जनपद में नहीं दिख रहा है। हम लोग भी 1-2 जगह हो आए, अभी तो जो अपने ही चुनाव क्षेत्रों में ज्यादा समय दे रहे हैं, लेकिन जहां भी गए वहां इस चीज को देखा कि कहीं भी हिंदू के प्रति मुस्लिम का या मुस्लिम के प्रति हिंदू का कहीं उस तरह का कट्टरता या द्वेषता की भावना नहीं दिखी। तो इससे एक चीज साबित हो गया कि ये धार्मिक चुनाव कहीं नहीं हो रहा है, पोलराइजेशन वाली कहीं कोई बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जाति चुनाव अगर हो रहा होता तो मुद्दे फिर फेल हो जाते। आज चुनाव के दरमियान जो वोट डालने जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि विकास पे वोट देंगे, हम रोजगार पे वोट देंगे, हम किसानों की समस्या पे वोट देके आए हैं। एग्जिट पोल जो लोग कर रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं नहीं हम तो फलाने मुद्दे पे वोट देके आए हैं। तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिएगा कि मुद्दों पे लोग वोट देना शुरू कर रहे हैं और ये एक नई शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। ज्यादा राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, एक बात बताइए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो क्या तभी से राष्ट्रवादी हिंदुस्तान में थे क्या, या उससे पहले राष्ट्रवादी थे ही नहीं? ये एक सबसे बड़ी चीज विडंबना है कि हिंदू खतरे में है, ये भाषण दिया जा रहा है। अरे भाई, जब हिंदू की सरकार चल रही है भारत में, जब हिंदुओं की सरकार चल रही है 18 राज्यों में, तब हिंदू खतरे में कैसे हो रहा है? ये सारे लोग जान गए कि ये मुद्दे जो है असल मुद्दों से गुमराह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लाती है, जिसको इनकार करके असली मुद्दे पे चला जाए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों को रोजी रोजगार के लिए, रोटी के लिए तरसना पड़ेगा। और 5 किलो गेहूं, 1 किलो चने की दाल, पाव भर तेल, 100 ग्राम नमक, ये दे करके भारत की जनता को भिखारी बनाने से
इस देश का भला नहीं होता है। जनता जान गई है और जनता आज उस गेहूं पे और दाल पे भी आवाज उठानी शुरू कर दी है कि इस गेहूं दाल की जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे को कहीं ले जाकर के मनरेगा में 5,000 की नौकरी दे दो, हम 200 का गेहूं चावल धान धनिया खरीद लेंगे, ये जनता कहने लगी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इतनी गरीबी इस हिंदुस्तान में ना आई होती तो आपको गेहूं ना बांटना पड़ता। आप उस स्थिति पे ला दिए, उस स्थिति पे इस गरीब जनता को ला के खड़ा कर दिए कि आपको 5-5 किलो गेहूं और 5-5 किलो धान और चावल बांटना पड़ रहा है। पहले भी चलती थी सरकारें, आप उनको सुदृढ़ बनाने का प्रयास करिए, आप उनको रोजगार से मजबूत बनाने का प्रयास करिए, वो तो आपने किया नहीं, वही आप पे भारी पड़ गया है। और आज सत्ता जा रही तो आपकी जो है बौखलाहट चल रही है। आप हर जगह, आज कानपुर देहात में माननीय प्रधानमंत्री जी थे, कई लोग थे, उन लोगों ने भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया। अरे भाई, उत्तर प्रदेश के चुनाव में गुंडा 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 कितनी बार कहोगे? 5 साल आपको हो गए, आप गुंडागर्दी खत्म कर दिए होते। हम लोग तो चाह रहे हैं कि बुलडोजर चले, लेकिन बुलडोजर निष्पक्षता से चले और ये लगे कि नहीं बुलडोजर की जरूरत है। लेकिन बुलडोजर आप कहाँ चलाते हो? केवल 2 जगह उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला है, एक कहने में नहीं गुरेज है, एक मुख्तार अंसारी के घर पे चला दिए या अतीक अहमद के घर पे चला दिए। 2 जगह के अलावा तीसरा एक गरीब ब्राह्मण था जो कि कुछ कारणों से पुलिस की हत्या में फंसा, या पुलिस को उसको आपने हत्या भी कराई और उसके घर द्वार को तोड़वा दिया। तीसरा छोड़ करके चौथा बुलडोजर बताइए ना उत्तर प्रदेश में कहाँ गरज रहा। ठीक, चलिए वापस आती हूँ कपिल जी। वो बड़े बड़े खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा है। उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? गरीब ब्राह्मणों की हत्या करके गरीब ब्राह्मणों को मरवाया उत्तर प्रदेश में, वहीं चला इनका बुलडोजर। कपिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। बात रखिएगा अपनी। जी मैं ये कह रहा हूँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने गिनवाया है बुलडोजर हमने चलवाया, इनसे बुलडोजर मांगा किसने था? ये बुलडोजर के मुद्दे उत्तर प्रदेश के में शासन करने नहीं आए थे। जनता ने जो मैंडेट दिया था 17 में, वो बुलडोजर के नाम पे नहीं दिया था, वो विकास के नाम पे दिया था। किसानों की 22 तक आय दुगनी हो जाएगी उस पे दिया था, 60 लाख नौकरियां मिल जाएगी उस पे दिया था। लेकिन आज कहाँ है? सारे मुद्दे खत्म हो गए। इस नाते अभी आपके जो समीक्षक थे, जो विश्लेषक थे, मैं उनको बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये सही है कि इस बार का चुनाव हिंदू मुस्लिम के नहीं हो रहा है। इस बार का चुनाव देखिए, उत्तर प्रदेश में तो जातियों पे चुनाव होता ही है, लेकिन जातीयता के साथ साथ मुद्दों का चुनाव है। तो मुद्दों पे ये पूरा वोट पड़ने वाला है। अब बड़ा 2 फेज के चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता अपने मुद्दों पे ही वोट देगी। अब उनके मुद्दे जो पार्टी उठा रही है, समाजवादी पार्टी है जिनके मुद्दों को उठाती चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नैरेटिव होता है हम किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम का एक दंगा फैला दें या उससे हम वोटों का ध्रुवीकरण कर लें। लेकिन इस प्रदेश की जनता अब ये जान चुकी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वोट देने के एक दिन पहले हिंदू बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता ने 14 में हिंदू बन के देखा, 17 में बन के देखा, 19 में बन के देखा। हिंदू बनने से इनका भला नहीं होने वाला है। सिर्फ इनको वोट दे देंगे तो हम हिंदू करा लेंगे, उसके बाद नहीं तो हम या तो एंटी नेशनल हो जाएंगे, इनको वोट नहीं देंगे तो, इनकी बात नहीं मानेंगे तो हम राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। जनता ने सब कुछ देख लिया। जनता एक बार ठगी गई, 2 बार ठगी गई, 3 बार ठगी। आप बार बार एक ही मुद्दे कब तक चलाओगे? वो फिल्म की रील घिस चुकी है, अब वो फिल्म आपकी चलने वाली नहीं है। अब तो फिल्म वही चलेगी जो जनता के मुद्दों से सरोकार होगा, जो रोटी कपड़ा दवा पढ़ाई शिक्षा स्वास्थ्य सड़क सुरक्षा देने का काम करेगी। ऐसे मुद्दों को जब आप बीच में जनता के लेके जाएंगे तभी जनता पर विश्वास करेगी। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता अब अपने मुद्दे ढूंढ रही है कि हमारे मुद्दों को कौन सी पार्टी उठा रही है, और जनता ये पा रही है कि हमारे मुद्दों को समाजवादी पार्टी या उसके गठबंधन के सहयोगी दल उठा रहे हैं। इसलिए ये उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को समाजवादी पार्टी और गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कुछ कह रहे राजीव जी? राकेश जी 1 मिनट के लिए समय लूंगा। हाँ बोलिए। मैं बताऊं आपको, मैं पूर्वांचल के दौरे पे था, करीब 5 जिले में किसी बड़े नेता के साथ चल रहा था, अपने बसपा के किसी बड़े नेता के साथ, जिसमें मैं गाजीपुर भी गया, बलिया भी गया, मऊ भी गया, कुशीनगर गया, देवरिया गया। इन जनपदों की स्थिति वो बनी हुई है। इन जनपदों की एक दूसरी समस्या है। एक तो समस्या है इन जनपदों की ये जो जानवर वाली समस्या, गांव-गांव में मिली कि जानवरों की समस्या इतनी हो गई है कि दिन में जो है जाकर साइकिल चला के छोटे छोटे चूंकि जनपद हैं, रोजी रोजगार करें या सब्जी और अपना गेहूं बेचें और शाम के समय में खेत खलिहान में सो जाएं, पहला चीज। दूसरी उनकी एक समस्या है कि उनके जो नौजवान बच्चे, आप ये मान के चलिएगा कि पूर्वांचल का सबसे ज्यादा बच्चा आर्मी और फौज में जाता है।
पिछले कई वर्षों से, पिछले 3 नहीं बल्कि 4 या 5 वर्षों से फौज की कोई भी रैली भर्ती नहीं निकाली भारत सरकार ने। उसका प्रभाव पड़ा कि पिछले 5 वर्षों में, 4 वर्षों में जो बच्चे 12th या 10वीं पास करके जाते थे, उनकी उम्र एक्सपायर कर गई और उनके गार्जियनों के, उनके जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, उनकी जो इच्छा और लालसा थी कि मेरा बच्चा खेत खलिहान में, फील्ड में दौड़ रहा है और ये नौकरी पा जाता था बड़ी आसानी से, अपने फिजिकल और अपने जो कौशल विकास के कारण नौकरी मिल जाती थी उसको। गरीब जो किसान होता था उसका बेटा, वो मैंने देखा कि गांव-गांव में बहुत व्यथा रही लोगों की कि कम से कम दूसरी सरकारें होती थी तो साल में 25-50 हजार भर्तियां जो है फौज की कर लेती थी, जो ये किया नहीं। ये कोई ऐसा तो नहीं है कि फौज की रिटायरमेंट रुक गया हो, रिटायरमेंट तो चल रहा होगा ना, लेकिन फौज की भर्ती न होना पूर्वांचल वासियों के लिए सबसे कष्टकारी विषय आज की डेट में है। और पूर्वांचल का पेरेंट्स इस चीज को बड़ा गौर कर रहा है कि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा फौज में जाते हैं और वो जा नहीं पाए, वो भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं जा पाए। ठीक है, देखिए बहुत सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ है तो जनता के हाथों में, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है बातों से, मुद्दों से, विशेषज्ञों की राय से कि कुछ बदलाव हम देख सकते हैं। अकील जी भी, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है, अकील जी जल्दी से एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे। मुझे लगता है कि आज के समय में ये जो बार बार हिंदू मुस्लिम की बात आ रही है, मुझे लगता है इतने सब लोग बहुत समझदार हैं उत्तर प्रदेश में अकील जी कि सबको अपना परिवार प्यारा होता है। यदि किसी एक परिवार के साथ दुख की घड़ी होती है तो उसका पड़ोसी यदि मुस्लिम है तो उसकी दुख की घड़ी में खड़ा होता है। मुझे लगता है ये बहुत समझदारी लोगों में आ चुकी है। तो हिंदू मुस्लिम को आप बांट देंगे या इस तरह की चीजें कर देंगे या ऐसे मुद्दे ले आएंगे कि विभाजन हो जाए, तो ये तो थोड़ा नामुमकिन सा आज के समय में लगता है। अब दूसरी बात आती है काम करने की। तो देखिए, ये जो अपराध को लेकर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगते आए हैं भारतीय जनता पार्टी पर या सपा पर, मुझे लगता है कि आज यदि किसी गरीब के साथ या किसी अमीर के साथ या मध्यम वर्ग के साथ, यदि किसी परिवार के साथ कुछ गलत हुआ है और करने वाला कोई दिग्गज है, किसी बड़े राजनीतिक दल से जुड़ा है, पहले तो यदि वो गलत है तो आप उसको जेल में डालिए, उसकी जमानत मत कराइए, उसे सजा दिलाइए, फिर आके बड़ी बड़ी बातें करें। क्योंकि क्या होता है, ये सब चीजें नोटिस होती हैं। क्योंकि एक अभी हाल ही में जो हमने एक बच्ची का केस देखा था, मुझे लगता है क्या हुआ, जेल में डालने के बाद भी आप खाना उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं। उस परिवार के बारे में भी सोचा जाए जिसने अपनी बेटी को खो दिया है, उसके साथ आज कौन खड़ा है, उसको क्यों अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने कूदना पड़ा। मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रही, ये भारतीय जनता पार्टी पे भी लागू होता है, ये कांग्रेस पे भी होता है, ये बसपा पे भी होता है। इंसानियत देखिए, मदद करिए आम जनता की, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराइए, तब जाके कहीं एक अच्छी सरकार हम देख सकते हैं। राखी जी, देखिए निश्चित तौर पे हमेशा ये देखने को मिला है कि जब भी कोई बड़ी घटना हुई है, कोई भी पीड़ित परिवार हो, उससे कहीं ना कहीं राजनीति ही उत्तर प्रदेश में हुई। चाहे वो उन्नाव की घटना आप ले लीजिए, हाथरस की घटना ले लीजिए, सोनभद्र की घटना ले लीजिए, ये तमाम घटना इतिहास का गवाह है। कहीं ना कहीं उत्तर जब चुनाव आता है, चाहे वो असेंबली का चुनाव आए, चाहे लोकसभा का आए, या तो प्रधानी का चुनाव भी आता है, तो उसमें इन परिवारों को लेकर राजनीति होती है। हालांकि देखिए, जब किन विधायकों के टिकट भी अगर काटे जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रो रो के वोट मांगते हैं, लेकिन उस पीड़ित परिवार के साथ बाद में कोई नहीं खड़ा होता है। हालांकि जब सरकार बनती है तो बहुत सी ये होती कि कभी हाईलाइट में है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मदद हुई, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो ये हमेशा देखने को मिला है कि जब भी कोई क्राइम करता है उसे जेल में डाला जाता है। वाकई सही आपने कहा कि जेल में डालने के बावजूद भी उसे ऐशो आराम वहां मिलता है, वो पैसा खर्च करता है, उसे खाना भी मिलता है और ऐशो आराम भी वहां मिलता है। कोई बड़ी कार्रवाई उस पर नहीं होती है। यही वजह है कि बाहर आने के बाद वो एक बाहुबली के रूप में होता है, कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ाता है और बोलता है हम तो हत्या करके गए, हमने ये करके घटना कर, हम ये कर देंगे। तो एक वो वर्चस्व कायम करता है उत्तर प्रदेश में और उसका असर राजनीतिक पे भी पड़ता है। कहीं ना कहीं वो राजनीति में ही वो शुरू होता है। हालांकि एक छोटी सी प्रक्रिया ले लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार जी से, जिस तरह ये राखी जी का ये सवाल रहा है कि कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं होता है और जब भी कोई क्राइम करता है वो जाने के बाद उसे सुविधा वहां भी मिलती है और बाहर आने के बाद ऐसा करता और राजनीति होती है उस पर। देखिए कितना कठिन हो चुका है। बेशक मैं यहाँ पर प्रियंका गांधी जी का नाम लूंगा, बेशक प्रियंका गांधी जी उन्नाव भी खड़ी हुई, हाथरस भी खड़ी हुई, आपके ये जो आप भूल गए लखीमपुर भी खड़ी हुई, और वो हर उस जगह पर गई है जहाँ पर किसी के साथ अत्याचार हुआ है। उन्नाव भी खड़ी हुई, सब जगह हुई। लेकिन उन्नाव वाला प्रकरण दूसरा है। वहाँ का जो व्यक्ति थे आज भी है, वो उस समय बाहुबली थे, आज भी बाहुबली हैं। अब देखिए एक नया बाहुबली पैदा हो गया। अब लखीमपुर में
आशीष जो उनका लड़का है वो मंत्री जी का टेनी, अब वो नया बाहुबली पैदा हो गया। और आज की राजनीति में बाहुबली होना, हत्या करना, अपराध में अपना नाम कमाना एक राजनीतिक योग्यता हो गई है। जो पुराने लोग चप्पल घिस के समाज के लिए काम करते थे वो नहीं, वो तो बेकार हो चुके, वो तो केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले रह गए। ये नई पौध है, ये अब देखिए नया उस तराई बेल्ट में एक नया बाहुबली बीजेपी ने एक नया नेता पैदा कर दिया। अभी कितने दिन हुए अमिताभ ठाकुर तसला बजा रहे हैं खाली इतना कहने पर, जो पुलिस के आईजी रहे हैं, डीआईजी रहे हैं कि मैं बाबा जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। ऐसा उनका कौन सा बड़ा भारी उन्होंने अपराध कर दिया है। और ये देखिए अभी 2-3 महीने तो हुए, जब कितने महीने हुए, अभी तो ट्रेनी वाला मामला 4 महीने 6 महीने मान लीजिए हो गया। अखिल जी मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है और कपिल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। कपिल जी 30 सेकंड में अपनी बात जल्दी से करिएगा प्लीज। भारतीय जनता पार्टी जो कहती हमने अपराध का अंकुश लगाया है, इन्होंने जात विशेष के लोगों को चुन चुन करके उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम किया है, जबकि इनके जो सजाती रहे हैं और या कह लीजिए इनके दल के लोग रहे हैं तो उनपे इनका अंकुश नहीं लगा है। अभी मैं आपके सीनियर जर्नलिस्ट साहब को सुन रहा था, उनकी बातें बहुत अच्छी धन्यवाद के पात्र हैं कि पत्रकारिता होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए कि खुलेआम जो सच है वो सच है, हम वो कहेंगे। यही जो है कि लोकतंत्र में जो मीडिया का जो स्थान है इसीलिए ऊंचा हो जाता है कि सच कहने की ताकत उनमें होती है। हालांकि आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो धन्यवाद के पात्र हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के आई थी जनता के बीच में, उन मुद्दों से कोई सरोकार नहीं रहा है। इनका बुल और बुलडोजर एक नया इजाद इन्होंने दिया विकास के नाम पर, और जनता ने बुल और बुलडोजर को बिल्कुल नकार दिया है और जनता बिल्कुल अपने मुद्दों पे वोट देने वाली है। और उन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जा रही है, जो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है, सरकार बनेगी। बीच में रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी, दूसरे चरण का ये जो दंगल है बहुत दिलचस्प है और हम आपको बताएं कि ये दूसरा चरण ही नहीं, चाहे पहला हो गया हो ये दूसरा था, ऐसे 7 चरण होने हैं जो वाकई दिलचस्प होंगे क्योंकि बहुत बड़ा एक बदलाव हम देख सकते हैं और एकता भी देखने को मिलेगी कि आखिरकार हमेशा से जो जातिगत समीकरण काम करते थे वही काम कर रहे हैं या फिर मुद्दों पर यह पूरा चुनाव हो रहा है। और सबसे बड़ा यदि कोई निर्णायक है तो वो है जनता। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।